ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सिर्फ चलने का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। साथियों नमस्कार, मैं कृष्णकांत कौशिक आप सभी का द कृष्णा सार्थक एकेडमी पर स्वागत करता हूं। साथियों आज देखेंगे हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से साथियों हम विश्लेषण के साथ में बहुत सारे फैक्ट देखने वाले हैं, तो आप पूरी क्लास को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। स्टार्ट करते हैं साथियों अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न देखते हैं हम कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। साथियों पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली, यानी जो भारतीय संविधान है उसमें हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी। तो साथियों इस प्रश्न का आप मुझे सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में मान्यता प्रदान की गई। अब यहाँ से आपकी परीक्षा में कौन सा प्रश्न बन सकता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। पहला प्रश्न बनेगा साथियों कि हिंदी दिवस हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बनेगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बनेगा साथियों, इसमें तीसरा प्रश्न बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। बताइए मुझको जल्दी से, मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे देखिए साथियों। अगर मैं इन प्रश्नों के सही उत्तर की बात करूं तो अगर हिंदी दिवस की बात करें तो हिंदी दिवस साथियों 14 दिसंबर को, यानी कि 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। कब? 14 सितंबर को हिंदी दिवस। वहीं विश्व हिंदी दिवस साथियों ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को। और इसको 1975 से इसको मनाया जा रहा है। वहीं बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये साथियों 21 फरवरी को, कब? 21 फरवरी को मनाया जाता है और इसको सन 2000 से मनाया जा रहा है। कहने का मतलब है साथियों, यानी कि प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी, तो ये 14 सितंबर 1949 को प्रदान की गई थी। वही पूछे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है क्या, हिंदी दिवस। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है और 1975 से इसको मनाया जा रहा है। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है और इसको सन 2000 से मनाया जा रहा है। ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। देखते हैं साथियों दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। अगर सेकंड प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रामचरितमानस, क्या साथियों कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, यानी कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं देखना। यानी कि सबसे पहली बात तो बात करेंगे रामचरितमानस की साथियों, तो रामचरितमानस को साथियों अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। और इसको किसने लिखा है, तो साथियों रामचरितमानस को तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा इसको लिखा गया है। वहीं बात करें साथियों तुलसीदास राम भक्ति शाखा के, क्या साथियों राम भक्ति शाखा के शगुण धारा के प्रथम कवि हैं। कौन है साथियों? प्रथम कवि। ये बात आपको याद रखनी है। कहने का मतलब जो तुलसीदास है ना, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, लिखी है। तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सगुण धारा के प्रथम क्या है साथियों? कवि। ये प्रथम कवि हैं। अगर बात करें साथियों इनकी रचनाओं की, बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनकी जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, तो साथियों इनकी रचनाओं की बात करेंगे तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो उनकी रचनाएं देखते हैं साथियों। इनकी रचना में एक आती है आपकी
यानी कि कवितावली, कवितावली, दोहावली, एक आती है गीतावली, एक आती है साथियों बरवे रामायण, बरमे रामायण, और एक आती है रामलला नेहछू। क्या साथियों? रामलला नेहछू। ये इनकी रचना है साथियों। कहने का मतलब जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। किसके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा। वहीं ये तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सगुण धारा के कवि हैं, प्रथम कवि हैं, और इनकी रचनाएं कवितावली, बरवे रामायण, दोहावली, गीतावली, रामलला नेहछू, इनकी अन्य रचनाएं इन्होंने लिखी हैं साथियों। ये प्रश्न आपकी समझ में अवश्य आया होगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। अगर अगले प्रश्न की बात करें साथियों, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? बताइए साथियों, इसमें आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है? देखिए साथियों, बताइए इसमें कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है। अगर साथियों मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प बी हो जाएगा। कहने का मतलब ज्योत्सना, ये सही तरीके से लिखा हुआ शब्द है। ये सही तरीके से लिखा हुआ शब्द है, विकल्प बी। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है साथियों। अब देखिए यहाँ मैं आपको एक शब्द बता रहा हूं जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यानी कि एक प्रश्न कब शब्द पूछा जाता है, कवयित्री। साथियों कवयित्री हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। एक शब्द बता रहा हूं अक्षोहिणी। क्या साथियों? अक्षोहिणी। ये शब्द इस तरीके से लिखा जाता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। एक साथियों शब्द है अनुग्रहित, अनुग्रहित। ये शब्द इस तरीके से लिखा जाता है, अनुग्रहित साथियों। ये शब्द बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो पूछ रहा है कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? इनमें से ऐसा विकल्प कौन सा है जो ऊष्म व्यंजन की कैटेगरी में नहीं आता है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से मुझको आप इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जल्दी से आप मुझको इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। देखिए साथियों, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? अगर मैं इसमें सही उत्तर की बात करूं तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प साथियों सी हो जाएगा। यानी कि ग ऊष्म व्यंजन नहीं है। यानी कि श, स, ये क्या है साथियों? ऊष्म व्यंजन है। अब देखिए ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, मुझको बताइए। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं देखना साथियों। इसमें एक होता है साथियों श, श और साथियों हा। ये कौन कौन से होते हैं? ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। वहीं अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं साथियों अंतस्थ। क्या साथियों? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं मुझको बताइए। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, क्या आप मुझको बता सकते हैं? देखिए साथियों अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके य, र, ल, व। ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। वहीं मैं आपसे पूछूं साथियों कि अंतस्थ हो गया आपका, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन ये कई बार पूछे गए हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं मुझको बताइए। देखिए ना, संयुक्त व्यंजन होते हैं साथियों आपका, एक होता है आपका त्र, छ और आपका ज्ञा और आपका स्रा। ये क्या होते हैं साथियों? संयुक्त व्यंजन होते हैं। कहने का मतलब है यानी कि कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो इसमें ग ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, स, ह। वहीं अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपका या, र, ला, वा। वहीं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं त्र, छ, ज्ञा और स्रा साथियों। ये बात आपको याद रखनी है, बार बार साथियों यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है साथियों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि उड्डयन का संधि विच्छेद होगा साथियों। उड्डयन का संधि विच्छेद बताइए। इस प्रश्न का आंसर आपको मुझे बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा।
अगर मैं साथियों इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं, अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उत धन डयन। क्या हो जाएगा? उत धन डयन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सी संधि है साथियों, हमेशा याद रखेंगे इसमें साथियों व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि है इसमें, याद रखेंगे इसमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। अब देखना इसमें व्यंजन संधि है। जैसे कि एक और मैं अगर एग्जाम्पल आपसे कहूं, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने कहा उन्नयन। क्या साथियों? उन्नयन। मुझे बताइए उन्नयन बताइए, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं उन्नति। बताइए कि उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा? एक उन्नयन, एक उन्नति, और एक और बताइए साथियों, जैसे कि मैंने आपसे कहा उन्मूलन। उन्मूलन, इनका मुझको आपको संधि विच्छेद करके बताना है कि इनका संधि विच्छेद क्या होगा। देखना अगर बात करें साथियों उन्नयन का तो क्या हो जाएगा? उत धन नयन। क्या साथियों? उत धन नयन। बात करें उन्नति का उत धन नति। क्या हो जाएगा? उत धन नति। वहीं बात करें उन्मूलन का तो ये हो जाएगा साथियों उत धन मूलन। क्या हो जाएगा? उत धन मूलन। कहने का मतलब है इन सब में कौन सी संधि काम कर रही है? व्यंजन संधि काम कर रही है। तो उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? उत धन डयन हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। अगर आपके समझ में ये प्रश्न आ रहे हैं और प्रश्नों के माध्यम से अन्य बातें भी समझ में आ रही हैं तो आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर अगले प्रश्न की बात करें साथियों, अगला प्रश्न है कि महोदय। क्या साथियों? महोदय में कौन सी संधि है? बताइए महोदय में कौन सी संधि है, मुझको इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। देखते हैं वृद्धि संधि है, यड़ संधि है, विसर्ग संधि है या फिर दीर्घ संधि है। मुझको इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए साथियों। महोदय, महोदय में साथियों अगर मैं इसके सही उत्तर की बात करूं तो साथियों इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा पता है आपको इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि इसका सही उत्तर है। महोदय क्या है इसमें साथियों? वृद्धि संधि है। जैसे कि मैंने आपसे एक बात कहूं कि इसमें वृद्धि संधि कैसे बनती है, याद रखना अगर छोटा आ हो या फिर बड़ा हो आ हो, अगर इसका योग साथियों अगर छोटी ए हो या फिर साथियों बड़ी ए हो या फिर छोटा ओ हो या फिर साथियों बड़ा ओ हो, ठीक है। अगर छोटे आ यानी कि लघु आ या फिर दीर्घ आ का योग अगर छोटी ए से या फिर बड़ी ए से या फिर छोटे ओ से या फिर बड़े ओ से हो तो पता है क्या बनता है? अगर इसका योग करेंगे तो साथियों क्या बनेगी? बड़ी ए। कहने का मतलब बड़ी ए बनेगी। अगर इन दोनों का योग इससे करें तो साथियों पता है क्या बनेगा? बड़ा ओ बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा ओ बनेगा। इस बात को आप याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही होगी। जैसे कि महोदय, महोदय तो क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? मुझे बताइए। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया सदैव। क्या साथियों? सदा धन एव। एक लिया साथियों एक धन एक। जैसे कि मैंने इसका किया इससे तो क्या हो जाएगा? देखना सदैव। क्या हो जाएगा? सदैव। अगर इसका करेंगे तो एक 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 क्या हो जाएगा? ये साथियों वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। ये बात आपको याद रखनी है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से तत्सम चुनना है आपको, यानी कि तत्सम शब्द बताना है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? जल्दी से मुझको इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। 7वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है बताइए। जैसे कि तत्सम पूछ रहा है साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प आपका हो जाएगा डी हो जाएगा गर्त। क्या हो जाएगा? गर्त यानी कि गड्ढा। इसका क्या होता है? गड्ढा। यानी कि गाजर एक तद्भव शब्द है। ये गाहक गाहक का होता है साथियों ग्राहक। तत्सम क्या होता है? ग्राहक। गेहूं का होता है गोधूम। गेहूं का क्या होता है? गोधूम होता है। वहीं गर्त क्या है साथियों? ये एक तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। इस बात को आप याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शब्द विशेषण है।
बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कौन सा शब्द विशेषण है? देखना, अगर मैं विशेषण की बात करूं साथियों तो इसमें विशेषण है आपका जैसे होली, बहन, व्यक्ति और काला। देखो होली क्या एक त्योहार का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इस बात को आप याद रखेंगे। वहीं बात करें साथियों बहन, बहन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका? ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। वहीं बात करें साथियों व्यक्ति, व्यक्ति भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि व्यक्ति तो बहुत सारे होते हैं ना, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। वहीं बात करें साथियों काला, काला क्या एक विशेषण है, काला क्या है एक विशेषण है। और काला विशेषण क्यों है पता है? मैंने कहा काला कुत्ता, क्या है? काला कुत्ता, काला व्यक्ति, काला पैंट या फिर काला कमीज, काली कमीज। कहने का मतलब क्या है? विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी चीज की विशेषता बताता है। तो कुत्ता कैसा है? काला। व्यक्ति कैसा है? काला। कमीज कैसी है? काली। तो इसका सही उत्तर विकल्प साथियों डी हो जाएगा, यानी कि इसमें से विशेषण कौन सा शब्द है? काला। और ये सभी क्या है? जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं साथियों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न, कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अकर्मक कौन सा है और सकर्मक कौन सा है। इसका आप सही उत्तर बताइए। तब तक मैं पानी पी लेता हूं साथियों। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है। श्याम भात खाता है, मैंने उसे पुस्तक दी, ज्योति रोती है, उसकी कमीज है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए साथियों इसका अगर मैं सही उत्तर बताऊं तो विकल्प सी हो जाएगा, ज्योति रोती है। इसमें अकर्मक क्रिया है। देखिए इसमें सकर्मक क्रिया है, श्याम भात खाता है। इसमें क्या है साथियों? सकर्मक क्रिया है। पता है सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें सकर्मक क्रिया है। कैसे बनती है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया? देखना पहचान बताऊंगा, एक बेहतरीन पहचान। अगर कर्ता और क्रिया के बीच में आप क्या से सवाल कर दीजिए, कर्ता और क्रिया के बीच में आप क्या से सवाल कर दीजिए, अगर क्या का जवाब मिल जाए तो वो साथियों सकर्मक क्रिया है। अगर क्या का जवाब नहीं मिले तो साथियों वो अकर्मक क्रिया है। श्याम साथियों पहला है श्याम, श्याम क्या खाता है? बताइए श्याम क्या खाता है, मुझको बताइए। तो श्याम क्या खाता है? श्याम भात खाता है। क्या जवाब मिल रहा है? भात खाता है। तो जवाब तो मिल रहा है ना कि श्याम क्या खा रहा है? भात खाता है। तो ये तो सकर्मक क्रिया। अब देखिए, अब मैंने कहा मैंने उसे पुस्तक दी, दी क्या है? क्रिया। कर्ता क्या है? मैंने क्या दी? पुस्तक दी। क्या दी मैंने उसे? पुस्तक। तो इसमें क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया है। जैसे कि उसकी कमीज, उसकी क्या कमीज। ज्योति रोती है। देखिए ज्योति रोती है, देखिए रोती है। अब देखिए इसमें कर्ता क्या है? ज्योति। क्रिया क्या है? रोती है। ज्योति क्या रोती है? क्या रोती है? रोना रोती है? नहीं साथियों। कर्म क्या? रोना कोई कर्म होता है? नहीं। तो इसमें कर्मक क्रिया कौन सी है? इसका सही उत्तर विकल्प आपका सी हो जाएगा। बात समझ में आई। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए साथियों अगला प्रश्न कह रहा है कि विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप मुझको ये बताइए कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताइए। देखना पहला कह रहा है कि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। दूसरा कह रहा है कि माधुरी गुणवान नायिका है। तीसरा कह रहा है गुड़िया तेज चलती है। और चौथा कह रहा है कि अमित चतुर बालक है। बताइए इसका सही उत्तर। देखना अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो साथियों आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। देखना विशेषण किसे कहते हैं पता है? विशेषण की दृष्टि से बोल रहा है आपको, यानी कि विशेषण कहते हैं किसी व्यक्ति की विशेषता बताना, किसी वस्तु की विशेषता बताना। ये क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। आप बुद्धिमान व्यक्ति, व्यक्ति क्या है साथियों?
विशेषण हमेशा विशिष्ट की विशेषता बताता है। जो संज्ञा, जो सर्वनाम होते हैं ना, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो साथियों, आप बुद्धिमान व्यक्ति, व्यक्ति क्या एक संज्ञा है, तो क्या है बुद्धिमान व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो आप कैसे व्यक्ति हैं, बुद्धिमान। इसमें तो विशेषण का प्रयोग सही तरीके से किया गया है। अब माधुरी गुणवान नायिका है, बताइए माधुरी गुणवान नायिका है, गुड़िया तेज चलती है। भाई चलना क्या है, क्रिया है, तेज चल रही है, तो ये तो क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, ये तो क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब अमित चतुर बालक है, बालक क्या है, एक संज्ञा है, और चतुर क्या है, उसकी विशेषता है। अब देखिए माधुरी गुणवान नायिका है, भाई नायिका स्त्रीलिंग और गुणवान, भाई गुणवान तो किसी पुरुष के लिए आता है, ना कि महिला के लिए। अगर महिला की बात कर रहे हैं तो नायिका तो एक स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग के लिए गुणवान थोड़ी आएगा, इसके लिए आएगा साथियों गुणवती। क्या, गुणवती। यानी कि अगर महान के लिए मैती, गुणवान के लिए गुणवती, वान के लिए वती और मान के लिए मती। बात समझ में आ रही साथियों? कहने का मतलब इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। विशेषण की दृष्टि से यह विकल्प बिल्कुल गलत है। यानी कि माधुरी गुणवान नायिका है नहीं, माधुरी गुणवती नायिका है। गुणवान का क्या होता है, गुणवती होता है, स्त्रीलिंग में विशेषण सही। ये बात समझ में आई। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प साथियों सी हो जाएगा। यानी कि जो जयचंदों है ना, अगर बात केवल जयचंद की जाए तो जयचंद में तो साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा, लेकिन जयचंद के जैसे बहुत सारे जयचंद हैं, यानी कि बहुत सारे जयचंदों का मतलब एक से अधिक, और एक से अधिक जहां आए वह कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। मैंने जातिवाचक संज्ञा के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको पिछली क्लास में बताया है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो ये कह रहा है कि यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, आप कौन सा सर्वनाम है। जब बात खुद की जाए, यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, मैं अपने आप बाजार चला जाऊंगा, मैं अपने आप कमरे की सफाई कर लूंगा, मैं अपने कमरे में किताबों को अपने आप जमा लूंगा, सेट कर लूंगा, मैं अपने आप किसी काम को कर लूंगा, उसमें कौन सा सर्वनाम काम करता है साथियों, निजवाचक। इसमें बात कर रहा है विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, बताइए इसका सही उत्तर कौन सा है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। देखिए साथियों इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे हम। देखना पौधा एक वचन में थोड़ी प्रयोग होता है सदा, पौधे बहुत सारे पौधे हो सकते हैं ना, पुस्तकें बहुत सारी पुस्तकें हो सकती हैं, लड़का बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, सहायता ये विकल्प बिल्कुल सही है सी इसका। सहायता साथियों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, सहायता क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, और विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझते जाना प्रश्नों को। पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक है, बताइए। यानी कि राम को, ये रेखांकित शब्द है, इसमें ये बताना है कि इसमें कौन से कारक का प्रयोग किया गया है। देखिए संबंध कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक। साथियों पीयूष राम को, कर्ता ने कर्म को, यानी कि इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, कर्म कारक है, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है अपूर्ण भूत को उदाहरण है साथियों। अपूर्ण भूत का उदाहरण में से कौन सा है, बताइए। अपूर्ण भूत का उदाहरण कौन सा है, इसका मुझको आप सही उत्तर बताएंगे, जल्दी से बताइए। प्रश्न 15 का सही उत्तर क्या होगा, मुझको जल्दी से बताइए। प्रश्न 15 का उत्तर क्या होगा। देखिए अपूर्ण भूत का मतलब होता है यानी कि जो काम पूरा नहीं हुआ था पहले, यानी कि आपका पत्र मिल गया था, यानी कि पत्र उसको मिल गया, यानी कि उसका काम पूरा हो गया था। वर्षा हुई होगी, यानी कि
हुई होगी संदिग्ध में है साथियों। वर्षा हुई थी यानी कि वर्षा एक पूर्ण है कि हुई थी। बालक सो रहा था, भाई बालक सो रहा था, ये अपूर्ण भूत का उदाहरण है। बालक सो रहा था, लगातार सो रहा था बालक, यानी कि उसका सोना जारी था। तो इस किसका उदाहरण है? ये अपूर्ण भूत का विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। महान का स्त्रीलिंग बताइए साथियों। महान का स्त्रीलिंग क्या होगा? मुझको जल्दी से बताइए कौन सा शब्द इसमें सही उत्तर होगा। महान का स्त्रीलिंग देखिए, महानती, महती, मैत्री और महानी। साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। महान शब्द का स्त्रीलिंग महती होता है। क्या होता है? महती। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? इसका आप मुझको सही उत्तर बताएंगे। तनय, श्रुता, आत्मजा और दुहिता। साथियों देखिए, पुत्री का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है पता है? नहीं पूछ रहा है, नहीं, तो तनय हो जाएगा। और तनय किसका होता है पता है? तनय होता है साथियों पुत्र का पर्यायवाची। किसका? पुत्र का। किसका होता है? पुत्र का होता है। देखिए अगर यही आपको एक बात बता रहा हूं, इसमें तनय है, इसमें एक है सुता, इसमें एक है साथियों आत्मजा। साथियों हमेशा याद रखेंगे, अगर तनय में तनया लगा दें तो पुत्री का, ये तीनों की तीनों शब्द किसके पर्यायवाची हैं साथियों? पुत्री के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? पुत्री के पर्यायवाची हैं। वहीं बात करें साथियों तनय, तनय और सुत और आत्मज, आत्मज। साथियों हमेशा याद रखेंगे ये तीनों के तीनों पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके साथियों? ये तीनों के तीनों पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि तनया, तनया, श्रुता और आत्मजा ये पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं, और तनय, सुत और आत्मज ये पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प साथियों ए हो जाएगा। तनय इसमें पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। बात समझ में आई होगी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करें, पूछ रहा है कि जड़ का विलोम होगा। जड़ का विलोम इनमें से कौन सा शब्द होगा? अचर, अचिर, चेतन और अचेतन। साथियों याद रखेंगे, कई बार पूछा गया प्रश्न है। जड़ का विलोम साथियों चेतन होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को आप याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करें, पूछ रहा है कि दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। यानी कि इनमें से जो ये दो शब्द दिए हैं, इनकी दृष्टि से इनमें से कौन सा मैच करता है साथियों? देखिए उभय, उभय का मतलब होता है दोनों, और अभय यानी कि जिसको बहना हो। कहने का मतलब इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि दोनों और निर्भय। उभय का मतलब दोनों होता है, और अभय का मतलब बिना भय के, जिसको कोई भय ना हो। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किस शब्द की रचना, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? साथियों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? मुझको इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए जल्दी से। 20वें प्रश्न का सही उत्तर मुझको आप बताएंगे, जल्दी से बताएंगे साथियों। देखना अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं, अभियोग। देखिए इसमें योग शब्द के पहले अभी लगाया है। अभी क्या होता है? एक उपसर्ग होता है। उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं? अगर किसी शब्दांश से पहले साथियों, यानी अगर किसी शब्दांश से पहले अगर कोई लगा दिया जाए तो वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगर शब्दांश के बाद में लगा दिया जाए तो ये क्या होता है? प्रत्यय होता है। जैसे कि साथियों योग शब्द है, अगर किसी मूल शब्द के पहले, अगर किसी मूल शब्द के पहले कोई शब्दांश लगा दिया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अगर मूल शब्द के बाद में कोई शब्दांश लगा दिया जाता है तो साथियों क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि इसमें एक बात याद रखेंगे आप, जैसे कि इसमें योग शब्द है। योग क्या है? एक मूल शब्द है। अगर मूल शब्द के बाद में कुछ लगाएंगे तो क्या लग जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा साथियों। अगर मूल शब्द के पहले कुछ लगाएंगे तो साथियों ये क्या कहलाता है? ये उपसर्ग कहलाता है। ये उपसर्ग कहलाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। कहने का मतलब क्या है साथियों? इसमें योग शब्द मूल है, उसके पहले अभी शब्द लगा दिया है तो अभी शब्दांश है, उपसर्ग है उसमें। व्यायाम यानी कि वी धन आ
धनयाम साथियों, इसमें भी क्या है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अपमान, मान के पहले अप उपसर्ग लगा दिया है। तो इसमें साथियों पूछ रहा है कि प्रत्यय से कौन से शब्द की रचना हुई है, तो इसमें विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आई होगी साथियों। यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय किसी मूल शब्द के पहले कोई शब्दांश लगा दिया जाए तो उपसर्ग कहलाता है। अगर किसी मूल शब्द के बाद में कोई शब्दांश लगा दिया जाए तो साथियों वो प्रत्यय कहलाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कौन सा नाटक मोहन राकेश के द्वारा नहीं लिखा गया है या फिर रचा गया है साथियों? इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश के द्वारा नहीं लिखा गया है? इस प्रश्न का मुझको आप सही उत्तर बताएंगे। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए साथियों, जल्दी से। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं साथियों, लहरों के राजहंस और आपके आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ये मोहन राकेश के द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन रक्त कमल मोहन राकेश के द्वारा नहीं लिखा गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो किसके द्वारा इसको लिखा गया है याद रखेंगे साथियों, लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा। किसके द्वारा? लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा इसको लिखा गया है 1962 में। कब? 1962 में इसको लिखा गया था। इस बात को आप याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है, मुझको बताइए। देखिए साथियों, अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका ए हो जाएगा, अंधा युग। ये अंधा युग महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। देखिए साथियों, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रेमचंद कृत चंद्रहार का रूपांतरण किस नाम से हुआ है साथियों? देखिए, प्रेमचंद की एक कहानी थी गबन में जो ये चंद्रहार है ना, ये एक साथियों क्या था, सोने का एक हार था। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो चंद्रहार नाम का जो ये शब्द है ये किस में उल्लेखित किया गया है? तो ये साथियों प्रेमचंद की एक कहानी थी गबन, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। और बताइए क्या था? ये एक सोने का साथियों बहुत कीमती क्या था, हार था। सोने का क्या था, हार था। इस बात को आप याद रखेंगे। और ये गोदान और ये कायाकल्प, रंगभूमि, ये सभी रचनाएं साथियों प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हैं। लेकिन जो चंद्रहार का रूपांतरण मिलता है वो गबन में, प्रेमचंद की इस कहानी में मिलता है। इस बात को आप याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करें कि किस काव्य कृति पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, बताइए मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यानी कि किस काव्य कृति पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, बताइए जल्दी से। इस प्रश्न का सही उत्तर मुझे आप बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। 24वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखिए साथियों, 24वें प्रश्न का उत्तर होगा आपका, यानी कि ये हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार के लिए साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसको? अज्ञे जी को। अब मुझको ये बताइए कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया था और हिंदी भाषा में सबसे पहले किसको दिया गया था? देखिए साथियों, सबसे पहले अगर हिंदी भाषा में बात करें तो हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले ये दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। और साथ ही इस बात को आप याद रखेंगे, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत को पहली बार हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। देखते हैं अगला, यानी कि इसमें से इस जो अज्ञे जी थे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार के लिए दिया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि ओज गुण से परिपूर्ण रस का नाम क्या है साथियों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओज से परिपूर्ण, इसका सही उत्तर बात करें साथियों विकल्प हो जाएगा आपका वीर रस। अब मुझको एक इसका बताइए जवाब कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है साथियों? उत्साह। इस बात को आप याद रखेंगे, क्या होता है? उत्साह होता है। वहीं बात करूं साथियों शांत रस का होता है निर्वेद। क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव ये निर्वेद होता है। और इसको साथियों सम भी कहते हैं, शम। क्या? शम भी कहते हैं और निर्वेद भी होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है साथियों रति। क्या होता है? रति होता है।
इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। और श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक तो वियोग श्रृंगार और एक संयोग श्रृंगार। इस बात को आप याद रखेंगे। साथियों, मैंने इस क्लास में 25 प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। साथियों, इसी प्रकार मैं आपके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए और सेशन से जुड़े रहिए। साथियों, प्रश्नों के माध्यम से जो और जानकारियां हैं वो सारी आती रहेंगी। साथियों, फिर मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। साथियों, जय हिंद, जय भारत।